हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। शेयर बाजार की बात करने से शुरू करने से पहले हम अटल सेतु की बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल और समुद्र पर भी सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया है। इस ब्रिज को ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये करीब 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर बना हुआ है। शेयर बाजार का इस साल के पहले 2 हफ्तों में काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। बाजार में एक और सबको कोई ना कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है और सबको स्टॉक्स लेने की लालसा भी है। वहीं दूसरी ओर मार्केट को डर भी लग रहा है, क्योंकि मार्केट दिसंबर महीने में काफी तेज हो गया है। तो कहीं ऐसा ना हो सर मुंडवाए और ओले पड़े। हर दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि मार्केट में तेजी तो है, लेकिन करेक्शन भी ड्यू है। इसी के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी दोनों तरफ की देखने को मिल रही है। बाजार इस समय काफी ऊंचे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और जहां इंडेक्स में काफी उतार चढ़ाव ज्यादा है, वहीं पर मिड और स्मॉल कैप्स के काफी सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे तेजी देखने को भी मिल रही है। मार्केट की चर्चा हर गली मोहल्ले और चौराहे पर हो रही है। सबको जानना है कि अगला कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। अब ऐसे स्टॉक्स की भरमार हो गई है जो मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के बावजूद भी काफी तेजी और काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ फिर से पेनी स्टॉक्स का बाजार गर्म हो गया है। पेनी स्टॉक्स के टिप्स का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। ये ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर ऑपरेटर आपको माल बेचकर इन स्टॉक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। इस साल आप एक रेजोल्यूशन कर लीजिए कि कोई भी पेनी स्टॉक की टिप पर बाय बटन दबाने से पहले कंपनी की प्रॉपर जांच कर लें। मार्केट्स में काफी अच्छे फंडामेंटल्स वाली काफी सारी कंपनीज अवेलेबल है, जिन्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं बीते हफ्तों की बातों का, जो 8 से 12 जनवरी तक का था। अब किसी ने इन्फोसिस का शेयर ठीक 3:29 पर करीब 25 करोड़ का बाय किया है। ये शेयर डे लो से डे हाई पर चला गया सिर्फ 1 मिनट में। अगले दिन यह स्टॉक करीब 4.5% ऊपर खुला और फिर 8% की तेजी दिखाते चला गया। इस टाइप की अनयूजुअल ट्रेडिंग के लिए सेबी की पैनी नजर हमेशा तैयार बैठी रहती है। रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है। कह सकते हैं कि शेयर्स का रिजल्ट इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी ने एक छोटा सा 280 करोड़ की एक कंपनी का अधिग्रहण किया है। ये कंपनी माइक्रोचिप के डिजाइनिंग वाली कंपनी है। अब सेबी इस इन्वेस्टर की पूरी डिटेल्स की जांच करेगा, क्योंकि पहली नजर में हो सकता है कि ये एक फ्रंट रनिंग का मामला हो सकता है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 7.3% की डी ग्रोथ की बात कही है। कंपनी ने FY24 में रेवेन्यू गाइडेंस को घटाते हुए 1.5% से 2% तक रहने की उम्मीद जताई है। कंपनी का एट्रिशन रेट, यानी कंपनी को छोड़कर जाने वालों की रेट अब 12.9% पर आ गई है, कंपेयर टू 24.3% लास्ट ईयर। आईटी सेक्टर के लिए दिसंबर का क्वार्टर हमेशा ही स्लो रहता है, लेकिन इस साल ये और ज्यादा ढीला रेट दिखा रहा है। गिवन द रीजन यूएस और यूरोप में अभी डाउनटर्न देखने को मिल रहा है। इसी रीजन में सॉफ्टवेयर कंपनीज का मेजर एक्सपोर्ट्स जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का। यहां पर स्लो डाउन होने से आईटी कंपनीज के बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट्स पर सीधा असर पड़ता है। टीसीएस ने नेट प्रॉफिट में 2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कही है इस साल में।
कंपनी का रिजल्ट्स इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी है। कंपनी इन्वेस्टरों के लिए कुछ न कुछ कमाई का साधन हमेशा करती रहती है। अभी इनका बायबैक खत्म ही हुआ था कि अब स्पेशल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड मिलाकर टोटल 18 रुपया डिविडेंड कंपनी दे रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 19 जनवरी रखी गई है। टीसीएस ने अपने इन्वेस्टरों को हमेशा से बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, इसके लिए कंपनी जानी जाती है। एचसीएल टेक के Q3 रिजल्ट शुक्रवार को मार्केट्स बंद होने के बाद डिक्लेयर किए गए। कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 6.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की बताई है। कंपनी ने FY24 के लिए अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को थोड़ा टाइट किया है। 5 to 6% के सामने कंपनी अब 5 to 5.5% तक की ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने 12 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी रखी गई है। विप्रो ने भी अपने रिजल्ट शुक्रवार को ही मार्केट्स बंद होने के बाद दिए हैं। कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज की है इस साल में। कंपनी के रिजल्ट्स इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस ही रहे। कंपनी ने 1 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया है। अभी तक सारे आईटी शेयर्स के रिजल्ट मोर और लेस इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशंस ही रहे हैं। इन कंपनियों के नेट प्रॉफिट काफी श्रिंक हुए हैं इस साल में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने करीब 4 से 7 हजार लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कि इस सेक्टर की डिमांड में कमी होने का अंदाजा देता है। अब उम्मीद है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी तो इकोनॉमीज बेटर परफॉर्म कर सकती है। स्पेशली यूएस और यूरोप में इकोनॉमीज बेटर होने से इस सेक्टर में डिमांड बढ़ सकती है। इस हफ्ते भी मार्केट ने करीब करीब पिछले हफ्ते की तरह ही एक रेंज में ट्रेड किया है। नीचे में मार्केट 21,500 के आसपास से कई बार बाउंस बैक दे रहा था, जो कि इस हफ्ते वो टूटा है। 21,500 को तोड़ने के बाद बाजार ने एक बार के लिए 21,448 का लेवल भी दिखा दिया था। फिर मार्केट ने वहां से एक बाउंस बैक दिया 170 पॉइंट का, और वो बुधवार के सेशन में ही एक अच्छी छलांग देखने को मिली। ऊपर का लेवल 21,834 का एक रेजिस्टेंस की तरह काफी दिनों से काम कर रहा था, जहां से मार्केट में सेलिंग हावी हो रही थी। लेकिन मार्केट ने नीचे का स्टॉप लॉस खाने के बाद ये ऊपर के लेवल को भी निकाल दिया शुक्रवार के सेशन में। शुक्रवार के सेशन में मार्केट ने एक बढ़िया चाल दिखाते हुए 21,928 का एक नया लेवल छू लिया है। इस तेजी का सरताज बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाजार में इसको ओनली विमल भी कहते हैं। यहां बता दें कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का पुराने समय का एड था जिसमें ये लाइन यूज की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस हफ्ते 2568 का लो बनाने के बाद ऊपर में 2746 का लेवल शुक्रवार के सेशन में छू लिया है। ये करीब 7% की छलांग है इसी एक हफ्ते में। निफ्टी 50 में वेटेज के हिसाब से एचडीएफसी बैंक 13.26% के हाईएस्ट वेटेज के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का 9.11% के साथ दूसरे स्थान पर आता है, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 7.42% और इंफोसिस 5.89% के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा भारी भरकम हाथी एक हफ्ते में 7% का उछाल देता है तो निफ्टी डेफिनेटली सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ देता है। ये तेजी सेक्टर रोटेशन के साथ साथ हो रही है, जहां पर कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है, वहीं कुछ स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। गत सप्ताह गुरुवार को रियल एस्टेट इंडेक्स भी करीब 6.7% तक उछल गया था। स्टॉक स्पेसिफिक भी गजब की मूवमेंट थी इस सेक्टर में, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ के शेयर्स 6 से 8% का जंप दिखा गए थे। मिड कैप रियल एस्टेट में भी शोभा ने एक ही दिन में करीब 16% की अच्छी चाल दिखा दी थी। लोडा भी 10% तक उछल गया था। इंडेक्स के हिचकोले देखने से इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस नोट पर हैं अभी, लेकिन बाजार अभी किसी भी बड़े करेक्शन के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।
ऐसा प्रतीत होता है। मंदी वाले अभी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं क्योंकि बुल्स की ताकत अभी भी बरकरार ही दिख रही है। मार्केट्स में अभी भी वाइल्ड मूवमेंट्स आने की उम्मीद है क्योंकि रिजल्ट्स के समय इस तरह की मूवमेंट्स आना काफी स्वाभाविक माना जाता है। जिन सेक्टर्स या कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशन होती है उनमें अचानक से एक बड़ा स्पर्ट आ जाता है। वैसे ही कुछ स्टॉक्स में सडनली डाउनफॉल का शिकार भी बन जाते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट्स में कुछ कमजोरी का अंदेशा बाजार को होने लगता है। तो चलिए अब कुछ खबरों की बातें कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का मोबाइल टेलीफोनी मार्केट में 19.4% का हिस्सा है। टीआरआई के अक्टूबर डेटा के अनुसार वोडाफोन को करीब 20.4 लाख सब्सक्राइबर्स ने छोड़ दिया है, यानी करीब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आइडिया टेलीफोन को छोड़ चुके हैं। सितंबर में भी करीब 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स ने वोडाफोन की सर्विसेज को छोड़ दिया था। इन सब के बावजूद वोडाफोन के शेयर में काफी मजबूती देखने को मिल रही है। वोडाफोन का शेयर 29 दिसंबर के आसपास 13.25 रुपए में ट्रेड कर रहा था और जो 1 जनवरी को 18.40 का हाई बना दिया था। ये करीब 37% के आसपास का उछाल देखने में मिला है। इस हफ्ते में शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा था, फिर भी इसका शुक्रवार का क्लोजिंग 15.85 रुपीस का है, जो कि क्लोजिंग प्राइस से करीब 20% की बढ़त दर्शाता है। इसी समय में भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें कि जियो का समावेश है, का भाव फ्लैट रहा था। इंडस टावर के शेयर्स 28 दिसंबर को 186 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जिसका भाव इसी सप्ताह में 230 रुपए तक जाने के बाद शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग फिर भी 216 रुपए रही, जो अभी भी 15% की तेजी दर्शाता है। गौतम अडानी की नेटवर्थ भी रोलर कोस्टर राइड की तरह बन गई है। जनवरी 2023 में उनकी नेटवर्थ हिंडनबर्ग मामले के बाद करीब 34% तक गिर गई थी। अब फास्ट फॉरवर्ड जनवरी 2024 में आ जाएं। ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्हें भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बनने का खिताब मिल गया है। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल बिलियनर्स लिस्ट में उन्हें 12वां स्थान दिया गया है, जबकि मुकेश अंबानी को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। गौतम अडानी की टोटल संपत्ति को $97.6 बिलियन आंका गया है। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ $97 बिलियन मानी जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी इस साल सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर भी बन गए हैं। इससे पहले सावित्री जिंदल और मुकेश अंबानी को यह खिताब हासिल था। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को एक झटका देते हुए कहा कि थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को इतना महत्व नहीं दे सकते और सेबी की रिपोर्ट को सर्वोच्च माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसे तथ्य नहीं मिले जिनकी वजह से ये केस सेबी के हाथों से लेकर एसआईटी के हाथों में दिया जाए। सेबी ने पहले ही 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी करके कोर्ट में इसकी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया है कि बाकी के भी 2 मामलों की जांच 3 महीनों के अंदर पूरी करके रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाए। वहीं फेडरल बैंक ने के करंट एमडी श्याम श्रीनिवासन का कार्यकाल सितंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। आरबीआई ने बैंक से कहा है कि वो एमडी पोस्ट के लिए एटलीस्ट 2 नए नामों का प्रस्ताव करें। प्रपोजल में बैंक को बताना होगा कि वो कितने समय के लिए नए एमडी का चयन करना चाहते हैं। अभी जो करंट एमडी है वो 2010 से इस पद पर है। आरबीआई 15 सालों की अनुमति टोटल 15 सालों की अनुमति देता है। सेबी ने शॉर्ट सेलिंग पर एक सर्कुलर जारी किया है गत शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद, जिसमें सेबी ने सभी निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की मंजूरी दी है। इसमें एसएलबीएम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एसएलबीएम का मतलब है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। सेबी ने कहा कि सभी स्टॉक्स के अंदर में शॉर्ट सेलिंग अलाउड होगी, नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं होगी और संस्थागत निवेशकों को डे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी गई है। यदि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं
तो उन्हें पहले से इसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जीडीपी 7.3% से ग्रो करेगी FY24 में। इस पेस पर भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा देश बन जाएगा। साल 2022-23 में भी भारत की ग्रोथ 7.2% रही थी और वो सबसे ज्यादा तेजी से भी बढ़ा था। आरबीआई ने भी अपने एस्टिमेट्स को बढ़ाया है। दिसंबर के महीने में आरबीआई ने जीडीपी एस्टिमेट्स को 6.5% से बढ़ाकर 7% किया था FY23-24 के लिए। नेस्ले इंडिया का शेयर गत सप्ताह एक स्प्लिट खुला और 2% का फॉल देखने को मिला इस शेयर में। स्टॉक 5 दिसंबर को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हो गया था। कंपनी का शेयर को 10 रुपया पेडअप से 1 रुपीज पेडअप में स्प्लिट किया गया है। एक्सचेंजेस पर ये 2550 पर बंद हुआ है। एम्फी ने कई सारे स्टॉक्स की कैटेगरी में बदलाव किया है। काफी स्टॉक्स को मिड कैप से लार्ज कैप में डाल दिया गया है। कुछ स्टॉक्स को स्मॉल कैप से मिड कैप में भी रखा गया है। कुछ स्टॉक्स को डाउनग्रेड भी किया गया है जिसमें लार्ज कैप से मिड कैप और मिड कैप से स्मॉल कैप की कैटेगरी में डाला गया है। यहां बता दें कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करने के समय ये सेगमेंट्स को बहुत बारीकी से देखता है और उसी के आधार पर स्टॉक सिलेक्शन भी करता है। नई सूची फरवरी से जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी। जून 2023 में लार्ज कैप के लिए क्राइटेरिया मार्केट कैप का था 49,700 करोड़ का, उसको बढ़ाकर अब 67,000 करोड़ कर दिया है मार्केट कैप के हिसाब से। मिड कैप सेगमेंट का क्राइटेरिया था 17,400 करोड़ का, जिसे बढ़ाकर अब 22,000 करोड़ का कर दिया गया है। इस चेंजेस के बाद जियो फाइनेंशियल शेयर लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हो गया है। इसके अलावा पीएफसी, आईआरएफसी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब, आरईसी लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और जियो फाइनेंस सहित टोटल 9 कंपनीज को लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल किया गया है। स्मॉल कैप से मिड कैप में शामिल हुई कंपनीज में सुजलॉन एनर्जी, माजगांव डॉक, एसजेवीएन को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा लॉयड्स मेटल, कल्याण ज्वेलर्स, केईआई इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, एक्साइड इंडस्ट्रीज, निपॉन लाइफ एएमसी, अजंता फार्मा, नारायणा हृदयालय, इन सब शेयर्स को मिड कैप कैटेगरी में डाला गया है। टाटा टेक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इरेडा जैसी नई कंपनीज को भी मिड कैप कैटेगरी में शामिल किया गया है। डाउनग्रेड किए गए लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में यूपीएल, अडानी विल्मार, पीआई इंडस्ट्रीज, आईआरसीटीसी, बॉश, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संवर्धना मदरसन और हीरो मोटोकॉर्प के नाम शामिल है। अमेरिका के जॉब्स डेटा में बताया गया कि अमेरिकन कंपनीज ने 71,000 कम जॉब्स अक्टूबर से नवंबर के बीच में ऐड किए हैं, जिसके हिसाब से वहां की ग्रोथ, जॉब्स ग्रोथ अब थोड़ी धीमी पड़ने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने मंदी को 2023 में दरकिनार करते हुए ग्रोथ हासिल की थी। 2024 के लिए भी लेबर मार्केट ठीक रहने से मंदी का खतरा अभी के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसके राइट्स इशू में 3,300 करोड़ के शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जिसके बाद आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 16% का उछाल देखने को मिला। कंपनी का शेयर 21 रुपए पर के आसपास ट्रेड कर रहा था 2 जनवरी को, जो बढ़कर 39 रुपीज हो गया था इसी सप्ताह में। क्लोजिंग अभी भी 34.5 रुपए की आई है। अब कुछ एफआईआईज की बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने अगस्त से अक्टूबर महीने तक करीब 76,368 करोड़ की तगड़ी सेलिंग की थी। इसके बाद नवंबर महीने में उनकी बाइंग 5,795 करोड़ की रही थी। दिसंबर महीने में एफआईआईज ने करीब 31,959 करोड़ की टोटल बाइंग की है। इस साल की शुरुआत में एफआईआईज ने टोटल नेट खरीदारी करके की थी। जनवरी के पहले हफ्ते में एफआईआईज ने करीब 3,290 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन इस हफ्ते
एफआईआईज की तरफ से नेट सेलिंग पूरे हफ्ते रही है, जिससे उनका अभी तक का टोटल 611 करोड़ का नेट सेलिंग का फिगर हो गया है जनवरी महीने के लिए। अब कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 183 पॉइंट्स बढ़कर 21,894 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 47,709 पर, यानी 449 पॉइंट का घाटा दिखाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 72,568 पर, यानी 542 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें गत सप्ताह 1.87% घटने के बाद इस सप्ताह का स्टार परफॉर्मर है निफ्टी आईटी, जो अभी तक करीब 4.79% बढ़ा है। निफ्टी ऑटो 1.67% तक बढ़ने के बाद हरे निशान में बंद हुआ है। वहीं घटने वाले इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी 2.05%, निफ्टी फाइनेंस 0.99%, बैंक निफ्टी करीब 0.93% घटकर बंद हुए हैं। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों के अंदर सबसे पहला नाम है नेटवर्क 18 मीडिया का, जो करीब 33% का उछाल एक सप्ताह में दिखाया है। उसके बाद अवंती सीड्स भी पीछे नहीं है, जो कि 21% की तेजी के साथ बंद हुआ है। फिर इजी ट्रिप प्लानर्स, मोतीलाल ओसवाल, एमआरपीएल टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये सारे शेयर करीब 16 से 19% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। उसके बाद है ट्राइडेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन्फीबीम एवेन्यूज, एनसीसी, आईआरएफसी, ये सारे शेयर करीब 12 से 16% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें पॉलीकैब, ये शेयर करीब 26% एक ही हफ्ते में लुढ़क गया है। केईआई इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, अनुपम रसायन, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, अपार इंडस्ट्रीज, पार्क, बंधन बैंक, कॉनकॉर्ड बायोटेक, नवीन फ्लूरो, पीवीआर आइनॉक्स, वोडाफोन आइडिया, हिंदुस्तान कॉपर और इमामी जैसे शेयर 7 से 11% की घाटे के साथ बंद हुए हैं। नेक्स्ट वीक की शुरुआत 15 से 19 जनवरी तक की है, वहां उससे बात करते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, इस मंत्रा पर पूरा हफ्ता ट्रेड करेंगे। अगले हफ्ते भी, अगले हफ्ते हम लोग 6 दिनों में 6 दिन तक मार्केट में काम करेंगे, जहां अगले शनिवार को भी मार्केट्स ओपन रहेंगे और ट्रेड करेंगे। चौंकिए मत, एनएसई अपने बैकअप फैसिलिटी को टेस्ट करने हेतु ये स्पेशल ट्रेडिंग अगले शनिवार को करेगा, जिसमें 1-1 घंटे के 2 सेशंस हो सकते हैं। मार्केट के लिए अभी रिजल्ट सीजन ने बस शुरुआत ही की है, जिसमें रिजल्ट्स भी अभी तक ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रिजल्ट सीजन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। अब मार्केट्स काफी उत्साह के साथ ट्रेड कर रहा है, जहां हम लोग ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट्स दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से इस ट्रेडिंग को करना काफी मुश्किल हो रहा है। इस समय मार्केट में फुल्ली एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स भी फंस जा रहे हैं। लास्ट आधे घंटे में तो पूरा गेम हो रहा है। पॉलीकैब जैसे हॉट फेवरेट स्टॉक्स में छोटी सी गड़बड़ी होने के कारण एक सप्ताह में मार्केट 25% तक उसे नीचे कर उसकी पिटाई भी कर रहा है। जी सोनी मर्जर में भी नेगेटिव न्यूज आने की वजह से स्टॉक की अच्छी धुलाई हो गई है। रिलायंस के ग्रुप कंपनीज में जोरदार तेजी भी देखने को मिल रही है इस समय में। नेटवर्क 18, टीवी 18, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आलोक इंडस्ट्रीज भी गत सप्ताह में 52% के जंप के साथ ट्रेड कर रहा था। शुक्रवार को मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर था इंफोसिस और टीसीएस के रिजल्ट। इंटरनेशनल क्यूज मिले जुले से थे। अमेरिकन मार्केट्स भी निचले स्तरों से उछले थे। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही थी, लेकिन हमारे मार्केट्स अच्छे गैप अप के साथ खुल गए। अकेले इंफोसिस और टीसीएस के बलबूते मार्केट का पूरा मूड माहौल बदल गया था। इतनी तगड़ी आईटी में बाइंग देखने को मिली, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईटी इंडेक्स
5% तक उछल गया था और इन्फोसिस 8% ऊपर ट्रेड कर रहा था। टीसीएस भी करीब 4% की छलांग लगाकर ट्रेड कर रहा था। एम्फेसिस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसे शेयर 3 से 5% की छलांग के साथ ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वहीं एलटीटीएस भी करीब 2% की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। शुक्रवार को ओपनिंग हुई 21,773 के लेवल पर, 21,928 का ऑल टाइम हाई भी लगाया। अभी तक का ये ऑल टाइम हाई है। इसके पहले का हाइट था 21,834 का, उसको मार्केट ने आसानी से क्रॉस कर गया है। क्लोजिंग हुई है 21,894 के लेवल पर। निफ्टी 247 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है शुक्रवार को। बैंक निफ्टी 271 अंकों की बढ़त के साथ, और वहीं सेंसेक्स 847 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एडवांसेस और 32 शेयर एडवांसेस के थे निफ्टी में, और डिक्लाइंस थे 18 शेयर। निफ्टी को खींचने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा ऊपर था इन्फोसिस, जो कि 8% बढ़ा है। ओएनजीसी में भी एकाएक बाइंग बन गई, जो और उसके बाद 5.74% बढ़ गया। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और एलटीआईएम भी करीब 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। घटने वालों में ज्यादातर स्टॉक्स थे, उसमें नाम था सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक और पावर ग्रिड। ये सारे शेयर करीब 1% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। लेकिन आईटी था शुक्रवार के सेशन में। मैक्सिमम बढ़े हुए शेयर्स जिनमें आईटी का ही जलवा था, और मूड इतना पॉजिटिव हो गया था क्योंकि इस सेक्टर से कोई उम्मीद नहीं थी, और वही सेक्टर जोरदार परफॉर्म कर गया। तो अब धमाका तो होना ही था। अब फोकस में बैंकिंग सेक्टर रहेगा। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे, खासकर पीएसयू बैंकिंग में ज्यादा फोकस रहेगा। अब आगे क्या होगा? शुक्रवार को महंगाई के आंकड़े आए हैं, आईआईपी के भी आंकड़े जारी हुए हैं। इनका इम्पैक्ट सोमवार को देखने को मिलेगा। आईआईपी के आंकड़े थोड़े कम हैं। महंगाई भी थोड़ी बढ़कर जरूर आई है, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से महंगाई के आंकड़े ठीक ठाक ही हैं। तो अब देखना होगा कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट्स ने एक रेंज को तोड़ दिया है अभी के लिए। 21,448 से 21,763 की एक रेंज थी जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था, उसको तोड़कर कंफर्टेबली मार्केट अब ऊपर जाकर बैठ गया है। ये रेंज को मार्केट्स ने बड़े रिजल्ट्स आने के बाद तोड़ा है, तो मार्केट्स ऊपर में सस्टेन भी कर सकता है। मार्केट्स में सपोर्ट 21,750 से 21,800 पर है। जब तक मार्केट्स इसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मार्केट्स में यहां से और तेजी बन सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद इस लेवल से नहीं है। मार्केट नीचे के लेवल से बढ़ा है। वीकली बेसिस पर निफ्टी 183 अंक बढ़कर बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी 449 अंक की मुनाफा वसूली देखने के बाद बंद हुआ है। तो यहां से बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन के बाद बड़ा ट्रिगर वोट ऑन अकाउंट यानी इंटरिम बजट होगा, जो 1 फरवरी को आएगा। लेकिन मार्केट्स यहां से सरेंडर भी करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं आसानी से, क्योंकि अभी तो वो सेक्टर चला है जहां से उम्मीद ही नहीं थी। बहुत हल्के पोजीशन थे, बस एकदम से इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स अनुमान के मुताबिक आ गए, तो सारे ही स्टॉक्स में एकदम से खिंचाव देखने को मिला। अब इस तेजी को आईटी तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर ऑटो, बैंक्स, जहां से उम्मीद बहुत स्ट्रांग है, इन सेक्टर से भी पार्टिसिपेशन आ जाएगा तो फिर कमाल ही हो जाएगा। अगले हफ्ते अहम रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक के नतीजे आने हैं, और अगले शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के भी रिजल्ट्स आने हैं। सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स बंद रहेंगे, तो हमारे मार्केट्स को अपने ही बलबूते पर चलना होगा। तो हमारे रिजल्ट्स के इम्पैक्ट के हिसाब से ही ट्रिगर बना रहेगा मार्केट्स के लिए। रिजल्ट सीजन तो अभी के लिए अच्छा चल रहा है। बड़े रिजल्ट्स तो चलते ही रहेंगे,
लेकिन अब आने वाले रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर निर्भर करेगी आगे की चाल। तो दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। फ्राइडे 12/1/2024 को बाजार बंद होने के बाद नेक्स्ट वीक का मोमेंटम क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी का बीच होगा। डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सीएनएक्सआईटी आज हम ऐड किए खाली बातचीत करने के लिए। तो निफ्टी का पहले अगर चीज देखा जाए स्पॉट निफ्टी के हिसाब से, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में मूविंग एवरेज 13 डीएमए को सपोर्ट लेके इंडेक्स ऊपर की तरफ हाईएस्ट एवर क्लोजिंग की तरफ आया, दिया भी है। तो दैट्स वाई डेली निफ्टी इज कंसर्न वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके बंद हुआ है। लगातार 3 क्लोजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये पहले 2 दिन नीचे दिया था तो थोड़ा नेगेटिविटी आया था। लेकिन लास्ट तीनों दिन फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है, अगर ये स्पॉट निफ्टी 21,928 विथ फिल्टर 21,950 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है, और उसी हिसाब से मोमेंटम जो जिस दिशा पे है अभी उस दिशा को कंटिन्यू कर सकता है। वीकली अगर देखा जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट वीक में एक डोजी तो फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद एक हैमर टाइप फॉर्मेशन के हिसाब से ये बंद हुआ है। अब देखना ये चाहिए कि मोमेंटम किस हद तक ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। सामने में कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से। जो आएगा वो कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब डेली चार्ट के हिसाब से और देखा जाए तो डेली में मोमेंटम फिर से थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आ चुका है। वो तो होना ही है क्योंकि बाजार जिस स्ट्रेंथ पे है, लेकिन हिसाब से देखा जाए तो डाइवर्जेंस अभी भी है। स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न डेली, वो भी मोमेंटम चेंज करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वीकली एमएसीडी जिसका स्लोप अभी तक चेंज नहीं हुआ, जो एक पॉजिटिव सिनेरियो के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो ये था डेली निफ्टी, कोई वीकनेस नहीं है। आप देखना ये चाहिए सामने में रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जो कि हम लोग स्लाइड शो में बताएंगे। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। जैसे कि निफ्टी 13 डीएमए के ऊपर है, बैंक निफ्टी 13 डीएमए के नीचे है, लेकिन एक पुल बैक के हिसाब से बैंक निफ्टी चल रहा है, और वो रेजिस्टेंस मिला है 13 डीएमए को जाके। तो जब तक 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तब तक हम लोग पॉजिटिव सरप्राइज बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा रुक रुक के जा सकता है, लेकिन स्पेस है नीचे की तरफ। ये जो जगह है 46,880 स्पॉट में, जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं देता है, बैंक निफ्टी कुछ हद तक ये जोन को सपोर्ट मान के, सपोर्ट के हिसाब से देख के बार बार बाउंस बैक हो सकता है। अब रुकना यही पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कब लगातार तीनों दिन 13 डे में के ऊपर क्लोजिंग दे और उसके बाद वो हाई क्रॉस करके निकलने का कोशिश करे, जो कि एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लोग बार बार बातचीत करते रहते हैं। डेली एंड वीकली चार्ट इज कंसर्न, एमएसीडी के अंदर जो स्लोप है वीकली वो चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली स्टोकेस्टिक्स थोड़ा ऊपर से, डेली में देखा जाए आरएसआई कूल डाउन हुआ है, स्टोकेस्टिक्स नीचे से घूमने का कोशिश कर रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन है वीकली एमएसीडी का स्लोप और डेली स्टोकेस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन के रुका है लास्ट डे में बैंक निफ्टी। अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसे बिल्डअप होता है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली आज हम सीएनएक्सआईटी लेके बात करेंगे, जो कि जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है डेली एज वेल एज वीकली, ये देखा जाए तो सामने में जो रेजिस्टेंस है ये जोन है रेजिस्टेंस, लेकिन क्लोजिंग जिस हिसाब से दिया है, आ, अब सामने में ये प्रीवियस जो टॉप है जो कि 7/1/2022, एक साल सीएनएक्सआईटी उसी हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है जैसे कि निफ्टी परफॉर्म किया। प्रीवियस टॉप को तोड़ा है, उसके बाद मोमेंटम क्रिएट होकर ऊपर गया है। वो सीएनएक्सआईटी अभी तक बना नहीं है, नया हाई बना नहीं है, एवर हाई। अब उम्मीद यही है कि इसका मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वीकली बंद हुआ है और जिस हिसाब से डेली गैप के साथ बंद हुआ है,
ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। तो खास करके नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सीएनएक्स आईटी और आईटी रिलेटेड जितना भी स्टॉक है उसके ऊपर थोड़ा नजर रखना चाहिए। और जैसे कि सीएनएक्स आईटी अगर बढ़ता है तो सीएनएक्स आईटी के अंदर जितना सारा स्टॉक है उसके ऊपर क्लोज आई पॉजिटिव व्यू लेके हम लोग को व्यू बनाना चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट जहां पर हम लोग बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग चार्ट विश्लेषण करेंगे वो तीनों स्टॉक एफडीसी, मैराथन नेक्स्ट जेन ऑन ऑन मोबाइल। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा और एक स्टडी पर्पस के लिए जैसे हम लोग वीकली बात करते हैं उसी हिसाब से हम लोग आज बात करेंगे। एफडीसी का अगर स्टॉक प्राइस देखा जाए तो क्लोजिंग जो है दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, और प्राइस एक्शन जिस हिसाब से चल रहा है, मोमेंटम कूल डाउन, फिर से मोमेंटम, फिर 1326 को सपोर्ट लेके ये एक अच्छा क्लोजिंग, बढ़िया क्लोजिंग हम लोग मान सकते हैं। और पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा पैटर्न भी बना है जिसको हम लोग कप विथ हैंडल बोल सकते हैं। तो 1326 का स्लोप जब तक ऊपर की तरफ है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, इसका मोमेंटम में चेंजेस हुआ है। वीकली स्टोकैस्टिक्स एंड आरएसआई मोमेंटम इंडिकेट करता है हायर एंड का जाने के लिए। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करके ये स्टॉक को हम लोग वॉच करेंगे। बट टेक्निकली बाकी और सारा चीज डेली मंथली चार्ट आप लोग देखिए और फंडामेंटल जरूर विचार कीजिए। बट मेरे तरफ से ये एक टेक्निकली सुझाव है और ये एक एडुकेटिव पार्ट है, ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैराथन नेक्स्ट जेन, ना तो मैं इस स्टॉक के बारे में फंडामेंटली कुछ जानता हूं, टेक्निकली जिस हिसाब से चला था उसके बाद एक कूल डाउन, और लास्ट 2-3 हफ्ते से जिस हिसाब से यहां पर बंद हो रहा है ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन सकता है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है ये सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं 400 राउंड फिगर याद रखिएगा। जब तक 400 नहीं टूटता है बार बार ये 400 को सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। और ऊपर की तरफ जब तक ये 465 इसके ऊपर मोमेंटम क्रिएट नहीं होता है, प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। वीकली एमएसीडी का स्लोप नेगेटिव है, काफी इंटरेस्टिंग है। जब तक पॉजिटिव नहीं होगा आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए, स्टॉक को देखिए क्या मोमेंटम बनता है। वीकली स्टॉकिस्टिक्स फर्स्ट टाइम नीचे से कूल डाउन होने के बाद मोमेंटम चेंज का इंडिकेशन दे रहा है, कब तक होगा ये मालूम नहीं है। दैट्स वाई स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। वीकली आरएसआई 50 के ऊपर आके खड़ा हुआ है, कूल डाउन हो चुका है। दैट मीन्स मेरा बोलने का यही मतलब है कि ये स्टॉक काफी दिन से लास्ट 1 महीना
अगर पकड़ में आए तो एक ही जगह में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 1326 का बेस लेवल है। अब मोमेंटम बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट्स वाई इस स्टॉक को मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड नजर में रखूंगा। फाइनल आज का जो चर्चा का स्टॉक है वो है ऑन मोबाइल ग्लोबल। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होने के बाद एक मोमेंटम मिला था, उसके बाद एक कूल डाउन, और काफी दिनों से कम 7-8 सप्ताह से हफ्ता से लेके दैट मीन्स 2 महीना कम से कम हो गया, एक ही जगह में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो या तो इसका ब्रेकआउट करना चाहिए या ब्रेक डाउन करना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि इसके ऊपर जाना चाहिए, जो कि 129 130 विद फिल्टर आप बोल सकते हैं। उसके ऊपर फिर ये रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है, और नीचे में जब तक ये स्टॉक 97 के नीचे बंद नहीं होता है तब तक ये ट्रेडिंग बैंड वो मेंटेन कर रहा है। लास्ट वीक का कैंडल आफ्टर ए कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट किया है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बताएगा। वीकली एमएसीडी का स्लोप जो कि इतना दिन से स्लोप डाउनवर्ड्स था, इस बार वो स्लोप थोड़ा पॉजिटिव दिशा में चेंजेस हुआ है। क्या ये कंटिन्यू होगा? दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को रिडार में रखूंगा, और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका जो मोमेंटम स्टोकेस्टिक्स दे रहा है वो मोमेंटम बनता है कि नहीं बनता है, इसलिए मैं वॉच लिस्ट में इसको डालूंगा। आरएसआई एक 50 का जोन के आसपास, 50 तो नहीं गया था, 50 का आसपास से घूम के अब एक नया मोमेंटम क्रिएट करने के लिए तैयार होके रखा है। तो प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनता है तब तक ये सब मोमेंटम नहीं बनेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन चुका है ऑन मोबाइल ग्लोबल पे। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक आज जो हम लोग बात किए, ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, एकदम वो दिमाग से हटा दीजिए। टेक्निकली हम एक सुझाव दिया है, एक इनपुट दिया है, बाकी पूरा काम आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है। इसका फंडामेंटल्स, इसका टेक्निकल्स का बाकी चीज, ये सब देखने के बाद रिजल्ट सीजन में कब ये सब स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है वो भी जरूर से गौर कीजिए रिजल्ट कैलेंडर में। तो जिस दिन ये सब कंपनी का रिजल्ट आएगा उसका 2 दिन आगे और 2 दिन बाद वोलेटिलिटी के ऊपर जरूर से नजर रखिएगा। तो ये था मेरे तरफ से आज तीनों स्टॉक का विश्लेषण। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हम ये डिस्क्लेमर रन करते हैं, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही लोगों से व्यू शेयर करते हैं। आप अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।